नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। और आज हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग तक बातें कर चुके थे। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रपति के टॉपिक को, और आज हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रपति की शक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और इस शक्तियों के तहत जो पहली शक्तियाँ हैं उन शक्तियों पर बात करेंगे। पहली शक्तियाँ हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। पहली शक्तियाँ कौन सी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। आज इस टॉपिक को राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, बात करते हैं इस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का, तो सबसे पहले बात आता है कि इस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख कहाँ मिलता है। दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो एक आर्टिकल आता है, एक अनुच्छेद आता है, आपका अनुच्छेद आता है 53। इस 53 अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। क्या कहते हैं कार्यपालिका संबंधी? पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कहती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, और इसके तहत कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो राष्ट्रपति में निहित होती है या राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है इस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अनुसार कि संघ सरकार, जो भी आपकी सरकार, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सभी राष्ट्रपति में ही निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब सेंटर की जो सरकार है, मतलब वर्तमान स्थिति में मान लो कि नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसे संघ सरकार बोलती है। तो संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। तो इस बात को लिखेंगे कि संघ सरकार की सभी शक्तियां, संघ सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, संघ सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और क्या कहता है कि एक आर्टिकल आता है 74, आर्टिकल 74 मतलब अनुच्छेद 74 है। क्या कहता है अनुच्छेद 74? तो अनुच्छेद 74 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का हमेशा हेड आप जानते हो कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, और इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो लिखिए कि राष्ट्रपति को ऐसे लिखिए, इसके तहत राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है तथा इस मंत्रिपरिषद का मुख्य हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संघ सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इसके तहत राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या कहता है। साफ साफ ये लिखा है इस आर्टिकल के तहत कि जितने भी लोकसभा में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लोकसभा में अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि आज लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को जितनी सीटें चाहिए थी उस हिसाब की सीटें नहीं मिल पाती।
तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक की शक्ति के आधार पर किसी भी दूसरे दल को बुलाकर उसे पार्टी बनाने के लिए या उसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ये भी बात लिखेंगे, तो नोट लगा के लिख दो कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य करेंगे। स्वविवेक से कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य करते हैं तो करेंगे, करते हैं। स्वविवेक से कार्य करते हैं। ठीक है, और क्या कहता है इस राष्ट्रपति टॉपिक, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्वयं विवेक शक्तियां संविधान में लिखी है सोचने में, लेकिन याद रखना स्वयं विवेक जैसा शब्द संविधान में कहीं नहीं मिलता कि राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्तियां कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। तो हम ये साफ साफ ये भी बात लिख सकते हैं नोट लगा के कि राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। सीधा लिख सकते हैं स्वयं विवेक जैसा शब्द संविधान में नहीं मिलता। ठीक है, स्वयं विवेक जैसा शब्द संविधान में नहीं मिलता। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या है। ये तो आर्टिकल 74 की बात की, आर्टिकल 74 की डिस्कस की। अब बात करते हैं आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 देखिए, आर्टिकल 75 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। ठीक है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तथा इन्हें शपथ भी दिलाते हैं। तो ये भी बात देख सकते हैं कि राष्ट्रपति या इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा इन्हें शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है, पहले तो उनकी नियुक्ति करेंगे, फिर जो भी जिनको मंत्री बनाया उन्हें शपथ और दिलाते हैं। ठीक है, देखिए आराम से इस बात को लिख लें, आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ दे रहे हैं कि यहाँ एक नोट लगा लेते हैं। क्या कहता है, क्या कहना चाहता हूँ मैं इस नोट में। कहते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं तथा सभी मंत्री जो भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। मतलब क्या, मतलब किसी भी मंत्री को अगर मंत्रिपरिषद ने कुछ सलाह दे दी तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकते हैं मंत्री पद से। जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, कोई पर्यटन मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई भी मंत्री है, जैसे एक्सेट्रा कोई भी मंत्री है, तो उनको बर्खास्त करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ये किस बात, इसी 75 के तहत लिखा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। तो ये भी लिख लें, राष्ट्रपति
किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं तथा सभी मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। अब लिख लीजिए आप आराम से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं इसके बाद। देखिए चलिए आगे बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आपकी क्या कहलाता था। चलिए बात करते हैं आगे राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में। तो क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी मंत्री, जिनको भी आपने मंत्री बनाया, किसी को भी मंत्री, कोई सा भी मंत्री बनाया, उनके विभागों के बंटवारे के संबंध में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब कि किस व्यक्ति को क्या कौन सा पद देना है, किस व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को पर्यटन मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, इस मामले में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। ये साफ साफ लिखा है आर्टिकल 75 में कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बात लिख लें आराम से कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, विभागों के बंटवारे के संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। ये आर्टिकल 75 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 76 क्या कहता है। आर्टिकल 76 क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रपति, आर्टिकल 76 के तहत 75 हमने पढ़ा, अब 76 क्या कहता है कि इसके तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसके तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी बड़े बड़े से अटॉर्नी जनरल एजी की नियुक्ति करते हैं। अब आप पूछोगे कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी क्या होता है? ये वैसे देखा जाए तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। इसको हमें यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल को लेकर। तो महान्यायवादी को वहां आराम से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप समझ जाए कि एजी का मतलब क्या है कि जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, और ये एजी है ना महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, कौन रहता है? एजी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, इसके बाद 76 पढ़ लिया। अब एक आर्टिकल आता है 77, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य
संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। मतलब जो भी काम होता है मतलब राष्ट्रपति ही उनको करवाता है। तो आर्टिकल 77 क्या कहता है कि इसके तहत या इसमें ये उल्लेखित है कि इसमें ये उल्लेखित है कि इसमें ये उल्लेखित है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए। राष्ट्रपति क्या कहना चाहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये आर्टिकल 77 हमें बताता है कि क्या काम होता है राष्ट्रपति को। और क्या कहता है आर्टिकल 77, मतलब 77 में सिर्फ क्या इतना ही लिखा है? नहीं, आर्टिकल 77 में एक बात और लिखी है कि राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाता है। क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 77 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 77 के तहत, आर्टिकल 77 के तहत कार्य आवंटन के नियम बनाता है। कार्य आवंटन के नियम बनाता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 77 ही ये बताता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 77 के तहत कार्य आवंटन के नियम बनाता है, मतलब किसका क्या काम होगा। देख ले आराम से। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं आर्टिकल 78। क्या कहता है आर्टिकल 78? ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, मतलब 78 ये बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये लिख सकते हैं कि इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकता है। देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकता है, आर्टिकल 78 ही कहता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात करें तो आर्टिकल 78 सीधी सी बात करें तो राष्ट्र एक तरीके से 78 ये नहीं लिखता कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को बताता है। ठीक है, तो ये बात भी नोट लगा के लिख ले, नोट लगा लीजिए आराम से, लिख ले कि आर्टिकल 78 राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को बतलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 78 बताता है। लिख ले आराम से, आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। एक आर्टिकल नंबर आता है 78, आर्टिकल 78। क्या कहना चाहता है आर्टिकल 78? आर्टिकल 78 साफ साफ ये कहता है कि आपके जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, संविधान तो हर प्रधानमंत्री के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्लस देश, मतलब राष्ट्रपति तथा देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद, ठीक है, और राष्ट्रपति प्लस संसद। क्या कहना चाहता हूं देखिए, कहते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर पीएम नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको प्रधानमंत्री लिखता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा देश, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मतलब अगर देश के संबंध में सूचना मांगनी है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे, मंत्रिपरिषद से कोई सूचना मांगनी है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे, संसद में कोई मीटिंंग करवानी है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा देश, मंत्रिपरिषद तथा संसद तीनों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल कहता है 78, आर्टिकल 78 में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर है 148, आर्टिकल 148 क्या कहता है? आर्टिकल 148 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। तो ये भी लिख ले कि आर्टिकल 48 क्या कहता है कि इसके तहत राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में देना सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, तथा इन्हें शपथ भी दिलाते हैं, चलिए लिख ले आराम से। ठीक है दोस्तों, ये आज कुछ बातें थी जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है, मतलब क्या काम कर सकता है राष्ट्रपति, उन शक्तियों को पढ़ा। आने वाले आगे की क्लास में हम राष्ट्रपति की कुछ और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उनमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, उनको पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।